तो भाई लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा, मैंने बताया कि कैसे 3 दोष जो है आपके शरीर में इतने सारे रोगों को उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ कि भैया जो आपके शरीर में दोष होते हैं वो जब क्रियाकाल षड क्रियाकाल में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वृद्धि की 6 अवस्थाएं जो है सुश्रुत ने बताई हैं, तो षड क्रिया काल में प्रवेश करने के बाद जब वे प्रसर अवस्था में जाते हैं तो प्रसर अवस्था में क्या होता है कि वो स्वस्थान को त्याग के वायु के मार्ग में आके शरीर में भ्रमण करके स्थान संश्रय उस जगह करते हैं जिस जगह उनको खाली जगह मिलती है। ठीक है, अब जो खाली जगह मिली है उस जगह जब ये स्थान संश्रय करते हैं तो धातुओं को दूषित करते हैं, और धातु दूषित कहाँ होगी? उस जगह की होगी जहां इन्होंने स्थान संश्रय किया है। ठीक है, और पूरा अच्छे से समझने के लिए लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, पार्ट 1। ठीक है, तो अब उस जगह जब ये धातु दुष्टि करेंगे तो क्या होगा, पूरे बॉडी में भगवान ने अलग अलग अंग के अलग अलग कार्य को निर्धारित किया हुआ है। जब पर्टिकुलर जगह की मान लो ब्रेन में धातु दुष्टि होगी तो जो है आपको सिम्टम्स अलग दिखेंगे। वहीं पे यदि जो धातु दुष्टि यदि आपके पेट में हो जाती है तो सिम्टम्स अलग दिखेंगे, क्योंकि पेट में जो कार्य है वो मुख्यतः पाचन का होता है, वहीं पे मस्तिष्क में जो है पूरे शरीर का जो है संचालन का जो है कार्य है। उसी प्रकार से जो है यदि वो डिफॉर्मिटी या वो जो दोष दुष्टि है वो आपकी मान लो किसी और अंग में हो गई, प्रत्यंग में हो गई, तो उससे क्या है अलग अलग लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज जो और ऐड कर सकते हैं आप कि भाई चलो 3 दोष हैं, 3 दोष अलग अलग जगह रुकते हैं तो उससे जो है धातु दुष्टि होती है। धातु दुष्टि जिस स्थान विशेष पे हुई है उस स्थान विशेष के कार्य के आधार पर वहां पर जो है शरीर में लक्षण उत्पन्न होते हैं, विकृति उत्पन्न होती है, वह विलक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण जो है हमें समस्या उत्पन्न होती है। वह उस समस्या के समाधान हेतु हम वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य से कहते हैं कि वैद्य जी कृपा करें, हमें बचाएं, वैद्य जी हमें बचाएं। तो भैया ये जो तरीका है ना, ये जो चक्र है, ये जो रोग उत्पत्ति का चक्र है, इसको यदि तुम समझ लोगे तो तुम समझोगे कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश वात पित्त कफ कैसे आपके शरीर में इतने सारे रोगों को उत्पन्न कर रहे हैं। और उसी में थोड़ा सा और अगर आप सोचेंगे तो आप समझेंगे कि तत्र रूक्षो लघु शीताकर सूक्ष्म चलो अनिल पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातुवा वायुना यत्र नियंते तत्र। ठीक है, गच्छन्ति मेदवत। ठीक है, इसके अलावा पित्तम सहिष्णु तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम श्रम द्रव। तो भैया पहली चीज वात ही सभी गति के कारण है। ठीक है, तो मतलब कि रोग की उत्पत्ति बिना वात के नहीं हो सकती। मतलब कोई भी रोग है XYZ, कोई भी रोग है शरीर का, वो बिना वात के नहीं होगा। वायु स्वेच्छा से रोग उत्पत्ति में कारण ना बने, परंतु वायु का काम है चल, वायु चलती है अपने स्वभाव से। ठीक है, उसका गुण है चल, वो चलती है भाई, उसका काम है स्रोतसों में गमन करना। व्यान वायु गमन करती है स्रोतसों में, तो वो जो गमन कर रही है व्यान वायु अपने गुण से, अपने स्वभाव से, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपके शरीर में रोग हो, परंतु जो आपके शरीर में रोग संचित होने के बाद प्रसर अवस्था को चला गया प्रकोप के बाद, ठीक है, वो क्या है, वो दोष स्वस्थान को त्याग के वायु के मार्ग में आ गया। वायु के मार्ग में आने के बाद वायु ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसका काम है भाई, वो मूवमेंट तो करेगी, वो उसको लेके मूव कर गई, और मूव करने के बाद वो दोष जो है उस जगह जाके टिक गया जहां पे उसको खाली स्थान मिला। तो मतलब किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हुआ है उसमें वायु जो है मुख्य कारण रहेगी ऑलवेज। ठीक है, चेतना युक्त हो सकती है, बाय इंटेंशन हो सकती है यदि वायु खुद भी प्रकोपित है, और चेतना रहित भी हो सकती है, बिना इंटेंशन के भी वो रोग उत्पत्ति में कारण बन सकती है, क्योंकि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातुवा शरीर में कुछ भी गति नहीं कर सकता बिना दोष के। और रोग की उत्पत्ति के लिए स्थान संश्रय जो है आवश्यक है, और वो स्थान संश्रय बिना प्रसर अवस्था के नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब कि रोग उत्पत्ति में वायु तो भाई सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद वात के, पित्त के, कफ के, तत्र रूक्षो लघु शीताकर सूक्ष्म चलो अनिल, जो गुण बताए ना भाई, हो सकता है रोग उत्पत्ति वात के किसी एक गुण की वृद्धि की वजह से हुई हो। चल गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब बीपी हाई हो रहा, बहुत ज्यादा बीपी हाई हो रहा, उसकी वजह से रोग उत्पत्ति हो सकती। दूसरा, मान लो उसका रूक्ष गुण बढ़ गया, शरीर में ड्राइनेस आ गई, ठीक है, उसकी वजह से रोग उत्पन्न हो सकता है।
तीसरा, भाई सारे गुण जो है बढ़ सकते हैं, सारे गुण कम हो सकते हैं, कोई 2 बढ़ सकते हैं, कोई 1 बढ़ सकता है। तो वात अकेला नहीं है, वात एक कॉम्बिनेशन है 7 गुणों का जो आपके शरीर में कार्य को करते हैं। उन 7 में से किसी 2 गुणों में भी यदि वृद्धि या क्षय होगा तो वो वात के कार्य को बाधित करेगा। वात के कार्य में उत्पन्न हुई बाधा किसी भी रूप में जो है आपको जब व्यक्त होगी तो वो आपके शरीर में रोग को उत्पन्न करेगी, लक्षणों को दिखाएगी, जिसकी वजह से आपको आभास होगा कि हाँ, मेरे शरीर में इस प्रकार का रोग उत्पन्न हुआ है, और जिसके समाधान हेतु आप वैद्य के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। दूसरी चीज, ऐसे ही पित्त में है, ऐसे ही कफ में है, ये दोष 3 है, परंतु इनमें गुणों का जो समावेश है 7 गुण का, 8 गुण का, 4 गुण का, 6 गुण का, वो भी जो है बहुत बड़ा मुख्य कारण है किसी भी रोग की उत्पत्ति में। क्योंकि कभी एक गुण भी दूषित हो सकता है, कभी सभी गुण भी दूषित हो सकते हैं, कभी 2 गुण भी दूषित हो सकते हैं, और रोग उत्पत्ति हर किसी की वजह से होगी। तो इसी वजह से मेरे भाई जो 20 गुण बताए ना गुरु आदि, वो बहुत मुख्य हैं, बहुत ज्यादा मुख्य हैं। तो ऐसी ही कमाल की वीडियो लाता रहूंगा। थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट, दिमाग बहुत चलाता हूँ, सपोर्ट नहीं मिल रहा उतना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ आयुर्वेद को मिल के आगे बढ़ाएंगे, उम्मीद करता हूँ आयुर्वेद आसान लगने लगेगा यदि तुम मेरे साथ रहते हो। तो मुझसे बड़े विद्वान भी बैठे हैं आयुर्वेद में वैसे तो, पर फिर भी कहना पड़ेगा यार, मेरा चैनल है। तो भाई मेरे साथ रहोगे तो ऐसी आयुर्वेद जो है आसानी से समझ में आएगा, समझ पाओगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, आयुर्वेद सर्वोच्च।